देखिए, सामाजिक न्याय की अवधारणा में इसके सबसे पहले अवधारणा है। सामाजिक न्याय की अवधारणा में समझते हैं क्या है। सामाजिक न्याय का जो अर्थ है या तात्पर्य है, वह समाज में सबका बराबरी का स्थान। समाज में यह सामाजिक न्याय जो है, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उचित स्थान प्राप्त करने का विश्वास दिलाता है। यह समान स्तर प्राप्त करने के लिए जो भी कठिनाइयां आती हैं उसे दूर करने का प्रयास करता है। देखिए, अब यहाँ हम क्या समझे हैं कि सबको बराबरी का स्थान किस क्षेत्र में होगा। ऐसा नहीं कि आर्थिक क्षेत्र में बराबरी का स्थान दे रहा है या फिर दूसरे किसी क्षेत्र में। ये बराबरी का स्थान न्याय के क्षेत्र में दे रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक बराबर स्थान न्याय के क्षेत्र में मिलना चाहिए। सबके लिए न्याय एक समान होना चाहिए और यह प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उचित स्थान प्राप्त करने का विश्वास दिलाता है कि अगर सबको सामाजिक न्याय का एक समान अधिकार प्राप्त है तो सबको यह विश्वास दिलाएगा यह सामाजिक न्याय कि हमें समाज में उचित स्थान प्राप्त है और यह समान स्तर प्राप्त करने के लिए कठिनाइयाँ जो भी आएगी उसे दूर करने का एक प्रेरणा का भी काम करता है कि अगर समान स्तर में कोई किसी के साथ ज्यादती कर रहा था, किसी के हक को छीन रहा है, तो इस सामाजिक न्याय से उसको दूर करने का भी काम किया जाता है कि सामाजिक न्याय के मूल अधिकार को प्रभावशाली बनाने के लिए संविधान में भी इसका वर्णन किया गया है कि सबको संविधान में ऐसा वर्णन किया गया है कि प्रत्येक नागरिक को एक समान न्याय मिलना चाहिए। राज्य किसी भी नागरिक में भेदभाव धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नहीं करेगा। मतलब राज्य किसी भी नागरिक जाति, प्रजाति, लिंग या जन्म मतलब संविधान में इस बात का वर्णन है कि प्रत्येक नागरिक न्याय के दृष्टिकोण से एक समान है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रजाति का हो, कोई भी धर्म मानता हो, कोई भी लिंग से संबंधित क्यों ना हो, या फिर कहीं भी उसका इस पूरे भारतीय गणराज्य में उसका जन्म क्यों नहीं हुआ हो। राज्य उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। इसके आधार पर उसके लिए कोई रुकावट नहीं बन सकता है। किसी भी व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए राज्य बाध्य भी नहीं कर सकता।
राज्य मतलब हम पहले भी बताए थे कि हाँ, राज्य का मतलब देश से होता है कि किसी भी नागरिक को अगर उसकी इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती राज्य कोई भी कार्य उससे नहीं करवाएगा, उसको बाध्य नहीं कर सकता है। राज्य केवल इसलिए बाध्य करेगा, कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें कि राज्य कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है, जैसे कि अनिवार्य सेवा के लिए किसी भी व्यक्ति को वह बाध्य कर सकेगा, जैसे कि युद्ध के समय भी वह किसी को बाध्य कर सकता है, या देश में कोई आपातकाल है तो उस समय उसको सैनिक की आवश्यकता है, तो उस समय उस आपातकाल में युद्ध की स्थिति में राज्य सैन्यकरण करने के लिए अपने नागरिकों को बाध्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह कोई बाध्य नहीं करेगा, और उस बाध्य करने की स्थिति में भी वह जाति, प्रजाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है कि कुछ जाति की, मान लीजिए कुछ जाति या धर्म के विशेष के लोगों को उसकी इच्छा के विपरीत सैन्यकरण में जाने के लिए बाध्य करेगा और कुछ को स्वतंत्र कर देगा, वह ऐसा नहीं करेगा। अगर वैसी जरूरत राष्ट्र के लिए आती है तो उस स्थिति में वह सभी नागरिकों के लिए एक समान सूचना आदेश निकालेगा, जिसको कि सबको पालन करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य आपातकाल होते हैं तभी बात किया जा सकता है, अन्यथा अगर समान स्थिति में राष्ट्र चल रहा है तो उस स्थिति में राज्य किसी भी आदमी को काम करने के लिए बाध्य नहीं करता है। ऐसा अधिकार भारतीय संविधान सभी को देता है सामाजिक न्याय के अंतर्गत। देखिए, इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि हमें शिक्षा सामाजिक न्याय के अनुरूप प्रदान करनी है तो अपने शैक्षिक संस्थाओं का संगठन इस प्रकार करना चाहिए कि उनके दरवाजे देश के किसी भी नागरिक के लिए हमेशा खुले रहे। लेकिन सामाजिक न्याय की जागरूकता लोगों में कब फैलेगी? जब उसके बारे में जानेगा। कब जानेगा? जब वह शिक्षित होगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, तभी अपने अधिकारों को वह जान सकता है। और इसको सही मायने में क्रियान्वयन कब किया जा सकता है? कि जो भी शैक्षिक संस्थान देश में है, उस शैक्षिक संस्थानों में बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को एक योग्यता के अनुसार एक समान प्रवेश का अवसर मिले। हमारे राष्ट्र में कोई भी संस्था, ऐसी संस्था जो शैक्षिक संस्था हो, चाहे वह राज्य सरकार द्वारा संचालित हो या फिर केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो, या वह किसी विशेष धर्म, जाति या प्रजाति के लिए ही केवल आरक्षित नहीं की जा सकती है। मतलब कोई भी ऐसी शैक्षिक संस्था है जो किसी भी सरकार के योजना के अनुसार चल रही हो, उस शैक्षिक संस्थाओं में किसी भी व्यक्ति, किसी भी बालक को प्रवेश उसके जाति, धर्म, प्रजाति, लिंग या जन्म स्थल आदि के आधार पर नहीं कर सकती है। और हमारे विद्यालयों में भी किसी प्रकार का भेदभाव समाज के विभिन्न वर्गों या जातियों के में नहीं किया जा सकता। तो किसी प्रकार का नामांकन के लिए किसी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान में सभी वर्गों के लिए राज्य सेवाओं में नियुक्ति को खोल देने का उद्देश्य उस समय ही पूरा हो सकता है जब सबको आत्म विकास के लिए ज्ञान वृद्धि का अवसर प्राप्त हो। जैसे राज्य सेवा का जो अवसर है, जो भी सरकारी नियुक्तियां होती है, वह सभी के लिए तो एक समान खुली हुई है। कोई भी हो, किसी के लिए बंदिश नहीं है। अगर उसकी योग्यता है तो उस सेवा में वह नियुक्त हो सकता है। लेकिन इसका उद्देश्य कब पूरा होगा? तभी पूरा होगा जब वहां उसका आत्म विकास हो, उसे ज्ञान के वृद्धि का अवसर प्राप्त है। कहाँ? शैक्षिक संस्थानों में। तभी इसका उद्देश्य पूरा हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात,
शिक्षा जो है वह सस्ती होनी चाहिए। सामाजिक न्याय के अंतर्गत क्या कर रहा है? शिक्षा सस्ती होनी चाहिए ताकि कोई भी आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाला बालक क्यों नहीं हो, चाहे वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो या आर्थिक रूप से निर्धन हो, उसका शुल्क ऐसा होना चाहिए कि सभी वहां पर शिक्षा प्राप्त कर सके। ये नहीं कि इतना ज्यादा शुल्क कर देंगे कि आर्थिक रूप से निर्धन वर्ग के बालक वहां शिक्षा ग्रहण करने से भी वंचित हो जाएंगे शुल्क के कारण। ऐसा नहीं करना है। शिक्षा सस्ती होनी चाहिए ताकि धनी हो या गरीब हो, सबको अपने विकास के लिए उचित अवसर प्राप्त हो सके। यदि किसी भी योग्य विद्यार्थी को साधनों के प्रभाव के कारण शिक्षा का अवसर प्रदान नहीं होता है तो यह सामाजिक अन्याय संविधान के धाराओं के विरुद्ध होगा। मतलब कोई अगर निर्धन बालक है, गरीब बालक है, लेकिन वह योग्य है, उसके पास योग्यता है, लेकिन निर्धन होने के बावजूद साधनों के अभाव के कारण वह शिक्षा लेने से वंचित हो जाता है, तो भारतीय समाज में जो सामाजिक न्याय का अधिकार दिया गया है वह उसके विरुद्ध चला जाएगा। तो हमें इस ढंग की किसी भी बात से बचना है कि शिक्षा सबको समान लेने का अवसर मिले, सबको समान रूप से अपने अधिकारों को जागृत करने का अवसर प्रदान हो। इसके लिए शुल्क का ढांचा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ताकि वहां जाकर के कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सके, चाहे वह शैक्षिक संस्थान राज्य सरकार के द्वारा संचालित हो या फिर केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए, सामाजिक न्याय से यह भी स्पष्ट होता है कि यदि भी कोई भी योग्यता किसी पर जबरदस्ती नहीं लगाई जा सकती, खासतौर से अनुसूचित जाति जनजाति पर कोई अयोग्यता हम जबरदस्ती उस पर नहीं लगा सकते हैं। तो अगर ऐसा लगाते हैं तो यह कानून के विरुद्ध होगा। और हमारे संविधान ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था में लाने की चेष्टा की है, जबकि उसमें अस्पृश्यता को कानून का रूप देने का प्रावधान किया है। जैसा कि हम जानते हैं, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत हमारे समाज में पूर्व में चलता था, लेकिन हमारे संविधान में इसे अंत कर दिया गया। कोई अस्पृश्यता को मान्यता नहीं दी गई है, और अगर ऐसा कोई करता है तो वह संविधान के विरुद्ध कार्य करेगा। तो इस आधार पर जो अस्पृश्यता के शिकार वर्ग थे, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसे किसी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। अगर रोकने का प्रयास किया जाता है तो वह संविधान के विरुद्ध कार्य होगा, क्योंकि कोई भी अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दूसरी जातियों के स्तर के अनुरूप भी उसका स्तर उठाना यह संवैधानिक दायित्व समझा गया है। और इस कारण राज्यों को निर्देश दिया गया है संविधान के द्वारा कि हर विशेष कदम उठावे कि कोई अस्पृश्यता हो, छुआछूत हो, इसके वजह से किसी को शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं मिले। और ये जो इसको पूर्ति करने के लिए कि मान लीजिए जो पिछड़ चुके हैं, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, जो शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़ गया हो, जिसके कारण उसे सामाजिक न्याय नहीं मिल रही हो, इसको दूर करने के लिए कि हमारे संविधान में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है, ताकि वैसे समुदाय के वर्ग उसका लाभ उठाकर अपने आप को समाज के सदृश लाने में सफल हो सके और उसे भी बराबरी का हक मिल सके। ये था सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय से ही समता और समानता आता है। अब हम इसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे, समता और समानता का। देखिए, समता और समानता देखने में तो एक समान लगता है दोनों में, लेकिन बहुत ही बड़ा अंतर है। अब क्या अंतर है और क्या समता है, क्या समानता है, इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।